हरियाणा के अंदर लोगों का जो मानसिकता थी और सारे एग्जिट पोल पूरे राजनीतिक पंडित किस तरीके से जाके लिए हुए, लोगों का कोई पानी बिजली का काम होता है, सड़क का काम होता है, अगर वो निरंतर गति के ऊपर होता रहे तो लोगों को लगता है कि इस पार्टी में मेरा विश्वास होना चाहिए। और पिछली बार भी जब चुनाव नेट टू नेट हुआ था तो 2-2.5 हज़ार की वो थी, मगर उस 2-2.5 हज़ार की हार को भुनाते हुए 11-13 हज़ार की जीत में तब्दील कर दे तो वो सिकंदर तो होगा। कांग्रेस कहाँ गई खींसर में? कांग्रेस तो मैं पहले भी कहता था, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद अब रहा नहीं, जो विपक्ष से ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ था। लोग कहते थे कि कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ पे गढ़ के गढ़ ढह गए और 40 हज़ार से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जीत के एक मैसेज दिया उन्होंने। 2013 के अंदर जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने एक इस विधानसभा की लाइफ लाइन जिसको कह सकते हैं बिसलपुर योजना, उसको हाथ में हमने लिया कि 1188 करोड़ रुपए की योजना का टेंडर लग गया और हम जल्दी दिसंबर में इसका उद्घाटन करेंगे। 144 गांव, 1000 ढाणियाँ और 55 करोड़ की स्कीम नगर पालिका के लिए अलग से हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा हमारा। नमस्कार, स्वागत आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में उपचुनाव हुए हैं 7 विधानसभा सीटों पर और देखिए ताज्जुब की बात तो ये है कि बीजेपी ने वाकई में पूरा जोर लगाया था और कहीं ना कहीं वो जोर बीजेपी के लिए सही साबित हुआ है और बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। 7 में से मैं कहूँगी 5 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे और उसके साथ जानेंगे कि आखिर में बीजेपी की प्लानिंग क्या थी कि पूरी की पूरी सीटें ही बीजेपी के खाते में चली गई है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेरी विधानसभा क्षेत्रवासियों की तरफ से हमारा समाचार जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी अभिनंदन है। गांव गरीब किसान की आवाज़ को हमेशा सही जगह के ऊपर पहुंचाने में इस हमारा समाचार का बहुत अभिन्न योगदान है। विशेषकर उपचुनाव की बात जिस सिलसिले में आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट हमेशा से बहुत ही ज़मीनी लेवल के ऊपर रहता है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें परिश्रम था, एक विधानसभा के अंदर 2 बार जाना नामांकन के टाइम में और उसके बाद में सभा करने जाना और सभा के बाद में जितने लोग वहाँ पे लगे हुए थे उन सब लोगों को 1 to 1 करना सुबह से शाम तक, तो कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़मीनी लेवल के ऊपर था कि उस माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से कांग्रेस कहीं पे टिक नहीं पाई। मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था बीजेपी का लोगों को कम्युनिकेट कर गई बीजेपी की बातें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिकेशन हमेशा से अच्छा रहा। 7 के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी का जो संगठन के ऊपर जो कमांड थी वो कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर देखने को मिली। सामान्य प्रभारी जी का जिस तरीके का लोगों को जोड़ना वो कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर देखने को मिली। और आपको पता है कि जब सत्ता और संगठन का तालमेल एक साथ बैठ जाता है तो परिणाम आता ही आता है और वही नतीजा निकला उपचुनाव के अंदर देखने को मिला। लोगों ने देखा भी, करीब से भारतीय जनता पार्टी के पास तो 1 सीट थी, 1 से 5 के ऊपर चले गए और दोनों जो सीटें थी उनके अंदर भी कुछ ज़्यादा अंतर हम कह नहीं सकते। इसीलिए हम किसी भी सीट को लूज़ करने से पहले 5 सीटें हम जीते हैं और 2 में भी हम जीते हैं, उनको हम हार नहीं कह सकते क्योंकि जितना जो मार्जिन था उनको कम करना और कम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक ऑल ओवर राजस्थान के अंदर मैसेज देना, गांव गरीब किसान की आवाज़ को जिस माध्यम से योजनाओं से जुड़ी हुई बातों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस माध्यम से उठाया है, जो वादा उन्होंने किया था चुनाव के माध्यम से 50% कामों को धरातल के ऊपर लाना और जो मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें दी थी, हम बिजली के ऊपर काम करेंगे, हम युवा के लिए काम करेंगे, हम महिला के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर धरातल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से धरातल के ऊपर एक चलता हुआ एक्सप्रेस की जैसे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब बीजेपी एक्सप्रेस हो गई, पहिए पहिए लगे जा रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व था उसको देखने को मिला। हरियाणा में हमने देखा, लोग कहते थे ये हो जाएगा, कमाल हो गया हरियाणा में। तो हरियाणा के अंदर लोगों का जो मानसिकता थी और सारे एग्जिट पोल पूरे राजनीतिक पंडित किस तरीके से जाके लिए हुए, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में यूपी, राजस्थान, कहीं पे भी आपने देखा जो बाई इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उभर के आई है उसमें कहीं ना कहीं
लोगों का मन और जो उनका दिल दिमाग रहता है पार्टी के प्रति, जो निष्ठा रहती है और काम के प्रति, ये निष्ठा कब बनती है? जब काम होता है। काम के माध्यम से मैं यहाँ पे जन सुनवाई के माध्यम से बैठा हूँ, 100 लोगों के से मैं मिला हूँ। लोगों का कोई पानी बिजली का काम होता है, सड़क का काम होता है, अगर वो निरंतर गति के ऊपर होता रहे तो लोगों को लगता है कि इस पार्टी में मेरा विश्वास होना चाहिए। और वही खूबसूरती कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली। कुछ सीटें ऐसी रही हैं राजस्थान पे जिसपे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, और सबसे अगर मैं बात कहूं तो फेमस सीट रही है खीवसर सीट। वहीं चलते हैं थोड़ा सा, खीवसर की स्थिति को आपने कैसे देखा है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने भी पूरा दमखम लगा दिया और डांगा साहब ने तो डांस कर करके लोगों को लुभा दिया। कैसे लुभाया है डांगा साहब ने कि पूरी की पूरी मैं कहूँगी कि जनता उनकी हो गई? देखिए, रेवतराम जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और जिस तरीके से किसी भी पार्टी के अंदर सामने वाला अपोजिशन वाला व्यक्ति होता है वो भी कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ था। मगर उन दोनों में भी अंतर पब्लिक ने जिस तरीके से निकाला, पिछली बार राम जी सेकंड पोजीशन के ऊपर रहे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी के बूथ मैनेजमेंट को लेके शक्ति केंद्र प्रमुख से, पन्ना प्रमुख से और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, मैं यूं कहूँ कि योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बनाए और उसका श्रेय कोई और ले जाए। मगर उस बात को डागा जी ने धरातल के ऊपर कहा कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है, ये माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली योजना है। कहीं ना कहीं वो बातें लोगों के समझ के अंदर आई और जिस तरीके का डाउन टू अर्थ लेते हुए भजन लाल जी ने जिस तरीके का काम किया, उस माइक्रो मैनेजमेंट को रेवतराम जी ने कहीं ना कहीं समझा और समझने के बाद में जो चीज़ें निकल के आई उसी का परिणाम है खींवसर के अंदर। और पिछली बार भी जब चुनाव नेट टू नेट हुआ था तो 2-2.5 हज़ार की वो थी, मगर उस 2-2.5 हज़ार की हार को भुनाते हुए 11-13 हज़ार की जीत में तब्दील कर दे तो वो सिकंदर तो होगा। कांग्रेस कहाँ गई खींवसर में? कांग्रेस तो मैं पहले भी कहता था राजस्थान के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद अब रहा नहीं, जो विपक्ष से ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ था, जिसके अंदर अशोक गहलोत जी कहीं पे सभा करने जाए तो वहाँ पायलट साहब नहीं जाए, पायलट साहब सभा करने जाए तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष इनके चीफ व्हिप गोविंद सिंह जी नहीं जाए, प्रभारी का इनका पता नहीं। तो आपस में गुटबाजी, कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व देखिए पहले भी नहीं था। कांग्रेस ने तो हमेशा गांव गरीब किसान की को चोट पहुंचा के काम किया। इनकी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कही थी बात कि जिस दिन मुस्लिम और एससी वर्ग का व्यक्ति पढ़ लिख कर राजस्थान हिंदुस्तान की कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ जाएगा, उस दिन कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिससे कांग्रेस के पास में 3-4 सीटें उपचुनाव से पहले थी, 2-3 सीटों के ऊपर तो जमानत ही नहीं बचा पाई कांग्रेस। तो हम अस्तित्व का मान रहे हैं, हम दौसा भी हारे नहीं है। जो सीट हम 53,000 से लूज कर गए थे उसको जाके 2300 वोटों से आना, इसको हार में हार नहीं कहते। मगर देखिए, वोट जीत तो 1 वोट की भी होती है, मगर इसमें क्या कमी खामी रही उसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विचार मंथन करेगी, अच्छे तरीके से करेगी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस 99 के फेर में फंसी हुई थी, पता नहीं 40 से 99 सीटें हो गई तो उनको हिंदुस्तान के अंदर ऐसा लगा कि मेरे को पता नहीं क्या मिल गया। मगर अब आ गए ना वापिस ज़मीनी हकीकत क्या थी क्या नहीं थी, लोगों ने किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने किस तरीके से एक मैसेज दिया था, उस मैसेज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जीत के अंदर ज़्यादा प्रफुल्लित होकर खुशी मनाना और हार के अंदर मंथन नहीं करना, ये दोनों चीज़ भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नेशन प्रथम रहा है, व्यक्ति बाद में और पार्टी भी इसके बाद में। बहुत सारी चीज़ों को लेके पार्टी काम करना चाहती है और उसी काम का नतीजा है कि राजस्थान के अंदर इतना अभिभूत प्रदर्शन पार्टी ने किया और उसी का नतीजा था कि हम बाई इलेक्शन के अंदर भूतों न भविष्य वाला, आज दिन तक पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार को रहते हुए इतनी सीटें जीत के आ जाए और वो भी अच्छे मतों से। आपने देखा झुंझुनू के अंदर लोग कहते थे, वहीं आ रही थी झुंझुनू, लोग कहते थे कि कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ पे गढ़ के गढ़ डह गए और 40,000 से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जीत के एक मैसेज दिया उन्होंने। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब बराबर है, गांव गरीब किसान की पार्टी है और आने वाले समय के अंदर पूरा राष्ट्रवाद का जो भगवा परचम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से चल रहा है, आने वाले समय के अंदर पार्टी
हर वर्ग को साथ में लेके एक मिसाल कायम करेगी। और उस मिसाल कायम करने में कहीं ना कहीं, कहते हैं ना लोग कि मैं जब दूसरा चुनाव जीत के आया तो मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया कि जनता माई बाप होती है, जनता ही शीर्ष के ऊपर लेके जाती है, और जब जनता ये सोचती है तो वो फर्श पे भी ले जाती है। इसलिए जनता सबसे बड़ा एक आधार होता है। उस जनता की नब्ज को समझना, विकास की बात करना, बहुत सारी योजनाएं अगर हवा में होती, योजनाएं धरातल के ऊपर नहीं आती तो आज बाई इलेक्शन के अंदर ये पोजीशन नहीं होती। योजनाओं को बनाया भी है, कागज पे भी लिया है और उसको धरातल के ऊपर भी लेके आए। यमुना समझौता किसी से छुपा हुआ नहीं था। हरियाणा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इस पानी के समझौते को ही खत्म कर देंगे। उसका करंट, डायरेक्ट करंट झुंझुनू के अंदर देखने को मिला। और ये सारी सीटों के ऊपर जो मैसेज किया, ईआरसीपी भी बड़ा प्रोजेक्ट था। आने वाले समय के अंदर जो राइजनिंग राजस्थान का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले रखा है, प्रथम साल के अंदर ही इतना बड़ा अचीवमेंट करने जा रहे हैं, इसका पूरा एक मैसेज पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जाएगा। और मैसेज के माध्यम से ही आने वाले समय के अंदर हम फिर से बहुत मजबूत तरीके से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। देवली उनियारा सीट की बात कर लेते हैं कि थप्पड़ कांड को कैसे देखते हैं, क्योंकि राजनीति में मैं कहूँगी छावनी बन गया था राजस्थान। जब 13 नवंबर का दिन था, मतदान प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अचानक से छावनी बन गया राजस्थान। क्या कुछ कहेंगे कि इस तरीके के थप्पड़ कांड होना कितना ठीक है और कितना कहीं ना कहीं गलत है? देखिए, राजनीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जब व्यक्ति आवेश में रहता है और पूरी तरीके से उसको बहुत सारी चीज़ों को दिल दिमाग के अंदर लेके चलना पड़ता है। जैसे राजनीति तो जहाँ तक मैं राजनीति को बहुत अच्छे ठंडे दिमाग से पढ़ पाया हूँ, तो पॉलिटिशियन को तो हमेशा सर के ऊपर एक बर्फ की सिल्ली जो कहते हैं ना, वो रख के चलना ही पड़ता है व्यक्ति को। और जोश में होश नहीं खोए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी का राजनीति करने का अलग स्टाइल है, किसी का अलग स्टाइल है, मेरा अलग स्टाइल हो सकता है, देवली उनियारा में जो कांड हुआ उसका अलग स्टाइल हो सकता है। हर तरीके की अलग अलग स्टाइल होती है राजनीति के अंदर। और राजनीति के अंदर इन सब बातों को घोल के पी जाना और सबके ऊपर समावेश करते हुए उस चीज़ के ऊपर काबू पर लेना, वही सिकंदर होता है। कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिटिकल तौर के ऊपर राजनीति में किसी को एहसास कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, मगर डायरेक्ट किसी को करंट देना ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक तो नहीं है। मगर मैं इसके लिए ये कह सकता हूँ कि ये जो थप्पड़ कांड था, इसकी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मायने थे, बहुत सारा वक्त था। अगर हम जोश में होश नहीं खोते और अच्छे तरीके से, क्योंकि एक व्यक्ति जब पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान पार्टी का रहता है। उसके बाद में व्यक्ति आता है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, लोगों की कनेक्टिविटी रहती है। मगर उसके अलावा बैनर के अलावा कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर ले और उस अचीवमेंट के अंदर जोश में होश नहीं खोए तो वो अचीवमेंट डबल हो जाता है। कहीं ना कहीं जो ऐसी घटनाएं होती है, ये लोकतंत्र के अंदर ठीक तो नहीं है, मगर राजनीति का हर व्यक्ति का अलग अलग स्टाइल होता है। देवली उनियारा के अंदर हुआ जो कांड हो सकता है उनका अलग स्टाइल होगा, ये कहीं ना कहीं राजनीति में मेरा अलग स्टाइल होगा और व्यक्ति का अलग होगा, मगर लोकतंत्र के अंदर ऐसे होना थोड़ा ठीक नहीं है। स्टाइल के चक्कर में जोश में होश खो दिया नरेश मीणा जी ने, क्या भविष्य देख रहे हैं उनका? देखिए, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र नेता निकलते हैं, कहीं ना कहीं मैं राजस्थान में सबसे कम उम्र का युवा विधायक बना। लोगों ने कहा कि यार आपको गुस्सा नहीं आता क्या? तो मैं कहता था कि बिल्कुल आता तो है, मगर सब चीज़ों को कमांड करके चलना पड़ता है। तो पॉलिटिकल तौर के ऊपर ऐसी घटनाओं को राजनीति के अंदर विराम लगना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति को एहसास कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। आपकी कलम के अंदर भी इतनी ताकत है कि किसी ने अगर गलती की है तो मैं मेरी कलम की इस ताकत को इतना चला दूं कि अगला आदमी कहीं ना कहीं नतमस्तक होके बोले मेरी गलती हुई थी। और अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूं और जोश में होश खो दूं तो उसका नुकसान तो होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसका हो सकता है फ़ायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा होता है। आदमी माइंड से कितना परेशान रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लोकतंत्र के अंदर ऐसी घटनाओं के ऊपर तो विराम लगना चाहिए, मगर समाधान भी समय के ऊपर होना चाहिए। उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ बननी चाहिए। टोंक देवली उनियारा के अंदर जो घटना हुई,
ये लोकतंत्र के हित में वैसे तो ठीक नहीं है, मगर इसका विचार विमर्श जिस तरीके से चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ निकल के आएगी और वो राजस्थान की आवाम तक जाएगी कि ऐसी घटना हुई तो क्यों हुई और ऐसी घटनाओं के ऊपर आने वाले समय के अंदर एक युवा पॉलिटिशियन है उसके माध्यम से कैसे विराम लग सकता है। बहुत सारी चीज़ें इससे जोड़ के देखी जा रही है। अभी देखते जाइए, वहाँ की पूरी तरीके से प्रशासन नाकाम था या किसी न किसी प्रकार के लोग कहते हैं कि सरकार तो पूरी तरीके से मुस्तैद थी। जिस दिन से वहाँ पर इलेक्शन था, इलेक्शन के अंदर जिस तरीके का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का था, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर 7 की 7 सीटों के ऊपर जिस तरीके का काम चल रहा था, उसमें हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं कि प्रशासन मुस्तैद होते हुए प्रशासन का कमांड, सरकार का कमांड प्रशासन के ऊपर था और वो आने वाले समय के अंदर जब सारी चीज़ें निकल जाएगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। आप बगरू की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, क्या कुछ नए प्लान्स है बगरू के लिए, क्या कुछ नया आप कर रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे काम किए, लेकिन अभी क्या प्लानिंग्स है कि ये नया करने वाले हैं आप? देखिए 2013 के अंदर जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने एक इस विधानसभा की लाइफ लाइन जिसको कह सकते हैं बीसलपुर योजना, उसको हाथ में हमने लिया और 13 से 18 के बीच में जब कोई व्यक्ति जानता ही नहीं था कि बीसलपुर भी कोई योजना है, उसको हम लेके आए और उसका सर्वे, डीपीआर, ज़मीन अलॉटमेंट और ये करने से लेके बड़ी बड़ी टंकियों का निर्माण कराना। और बगरू विधानसभा क्षेत्र 3 पार्ट के अंदर बना हुआ है जिसमें नगर पालिका भी है, निगम भी है और ग्राम पंचायतें भी है। हमने निगम वाले एरिया के अंदर पानी ले जाने में हम कामयाब हो गए और 2018 के अंदर हमारी सरकार चली गई। वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने उस समय 1188 करोड़ की योजना लेके आए। वो कहीं ना कहीं कारणों से उस समय पूरी हो नहीं पाई, मगर 18 के बाद में कांग्रेस आई, इसका एक कागज़ तक उन्होंने नहीं चलाया। 144 गांव, 1000 ढाणियाँ, ये बगरू विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण एरिया था उससे पानी से वंचित रह गया। हम वापस 23 के अंदर आए। 23 के अंदर आने के बाद में हमने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काम को वापस से प्राथमिकता दी। इसके सर्वे को चेक कराया, ज़मीन जहां अलॉटमेंट हुई थी वहां है कि नहीं है, और इसकी डीपीआर के अंदर किसी प्रकार की कोई कानाफूसी तो कांग्रेस ने नहीं की, मगर जो भारतीय जनता पार्टी ने कागज़ चलाया वो कागज़ यथा स्थिति में था। अब हम वापस आए, माननीय जल संसाधन मंत्री, जल मंत्री हम कन्हैयालाल जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की और मुझे खुशी है बगरू विधानसभा वासियों को बताते हुए कि 1188 करोड़ रुपए की योजना का टेंडर लग गया और हम जल्दी दिसंबर में इसका उद्घाटन करेंगे। 144 गांव, 1000 ढाणियाँ और 55 करोड़ की स्कीम नगर पालिका के लिए अलग से हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा हमारा और हम इसको लगभग जो टाइम विभाग ने दिया है ये 2 साल का टाइम दिया है। हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 साल के अंदर अंदर पूरा करके जो गांव गरीब किसान की आवाज़ थी बगरू के अंदर विसलपुर योजना, उसको पूरा करेंगे। ये पहला अचीवमेंट था। दूसरा, एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए अभी करोड़ों रुपए की योजना का शिलान्यास हमने बगरू के अंदर किया है और उसको देखते हुए एक बहुत बड़ी एक चीज़ और लेके चल रहे हैं कि जो 30 ग्राम पंचायतों की हेडक्वार्टर की स्कूलें हैं उनके अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं सुबह सुबह, जब बैठने की बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रेयर के टाइम में, हमने वहाँ पे एक नया अभियान एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए चालू किया है। उसके अंदर 30 तो स्कूलें ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर की और लगभग 15 स्कूलें नगर निगम की, 1-2 स्कूलें नगर पालिका की, ये लिए हैं। पहले फेज़ के अंदर 53 स्कूलें हैं जिसमें 500 बच्चे बैठ जाएं, उसकी कैपेसिटी का बड़ा डोम बनेगा, माँ सरस्वती का मंदिर होगा और एक अच्छी ग्रीनरी करके हम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये काम को प्राथमिकता हम दे रहे हैं। 3-4 चीज़ें इसमें और हमने ऐड की है जो एक शिक्षा को जोड़ते हुए शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिले, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी हमारी प्राथमिकता है कि इस क्षेत्र के अंदर सिरोली दांतली के अंदर हाउसिंग बोर्ड की स्कीम बहुत
पहले से चालू थी उसका निस्तारण अभी हो नहीं पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उसका भी निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। रिंग रोड जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी, उस रिंग रोड का भी जो 50% किसान इसमें रह गए थे, प्रभावित थे, उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिला था, उनका भी हम प्रयास कर रहे हैं। महिंद्रा सेज से जुड़े हुए कलवाड़ा, सेज, गणतपुरा, ये जो गांव थे, इनकी भी प्रॉब्लम थी, वो भी हमारी प्राथमिकता है। तो ये 5-6 जो बड़े मुद्दे हैं, इनको हम प्राथमिकता देते हुए ये समय के ऊपर, धरातल के ऊपर कैसे आ जाए और इसका सीधा सीधा फायदा बगरू वासियों को कैसे मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। और रही बात विकास की, विकास में मॉडल के रूप में 2013 से 18 में भी बगरू विधानसभा जेडीए हो या राजस्थान हो, उसके अंदर अग्रणीय रहा था विकास में। और अब भी मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरीके से सरकार काम करना चाह रही है, उस काम के माध्यम से बगरू विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर 1 नंबर के ऊपर रहेगा, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं, उसको ध्यान में रखते हुए हर काम को अंजाम देंगे। और जो विश्वास लोगों ने किया मेरे ऊपर, 46,000 से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जिताया, 1,53,000 वोट मिले, एक तरफा मिले, तो वो कहीं ना कहीं फिर मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि जनता की भावनाओं को अनुरूप को ध्यान में रखते हुए इन सभी कामों को समय रहते हुए अंजाम दें। और जिन लोगों ने वोट की ताकत के ऊपर आज हमारे को इस काबिल बनाया, उनकी वोट की ताकत को विकास में कैसे बदलें, उसके लिए हम काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे मेरे साथ बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी। सर से जाना आज कि किस तरीके से बीजेपी ने परचम लहराया है, 5 सीटों पर बीजेपी ने अपनी सत्ता काबिज कर ली है। इसके साथ ही बगरू में क्या कुछ नए प्लान्स लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं नए कामों को लेकर, सारी की सारी चीज़ें आज डॉक्टर साहब ने हमें बताई है।